हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपने मोहल्ले के 3-4 लड़कों को अपनी झूठी मोहब्बत के चक्कर में फंसा रखा था। उनसे मैं पैसे बटोरा किया करती थी। एक दिन मेरी शादी मेरे पापा के दोस्त के बेटे से तय हो गई। मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी वाले दिन ही मेरे सारे आशिक मेरे घर आ गए और फिर मेरे पापा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी शादी एक ऐसे आदमी से करा दी जिसे देखकर मेरी चीखें निकल गई। मैं सदमे से बेहोश हो गई। मेरा नाम संजना है। मैंने एक गरीब खाने में अपनी आँख खोली। मेरे पापा शहर के किसी बंगले में माली थे और मेरी माँ सिलाई किया करती थी। हम 3 बहन और 2 भाई थे। मेरा नंबर दूसरा था। मैं जिस घर में थी वहाँ 2 वक्त का रोटी भी मिलना बहुत मुश्किल होता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे इस गरीबी से नफ़रत होने लगी। कभी कभी तो मैं भगवान से शिकायत करती कि मुझे इस गरीबी में क्यों पैदा किया। मेरे सारे भाई बहन खुश थे, मगर मैं खुश नहीं थी। मेरे सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, और होते भी क्यों नहीं, मैं इतनी खूबसूरत जो थी। मेरी दादी कहा करती थी कि संजना को तो किसी महल में होना चाहिए था। कभी कभी मैं खुद भी यही सोचती कि ये छोटा सा घर मेरे शान के खिलाफ है। बहन भाइयों में सबसे खूबसूरत थी मैं, इसीलिए सबकी लाडली थी। मेरी खूबसूरती के पूरे ख़ानदान में और मोहल्ले में चर्चे होते थे। हमारे जानने वाले हर लड़का मेरे साथ शादी के सपने देखता था, पर मैं अपनी खूबसूरती के नशे में थी। 2 बहनों को उलट कुछ ज़्यादा ही नाजुक मिजाज की थी मैं। स्कूल में मैं गरीब लड़कियों से बात तक भी नहीं करती थी। मैं अमीर लड़कियों के साथ उठती बैठती और उन्हीं की तरह उठने बैठने की कोशिश करती और सोचती कि काश मेरी किस्मत भी इन लोगों की तरह ही होती। मेरे पास भी ढेर सारी दौलत होती, बड़ी बड़ी गाड़ी, मेरे आगे पीछे भी नौकरों की लाइन होती। रोज़ाना अपने दिमाग में नए नए तरीके लाते, कैसे मैं रातों रात अमीर हो जाऊं और इससे गरीबी से मुझे छुटकारा मिल जाए। हर बार मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ता। एक दिन अपनी गरीबी से तंग आकर मैंने अपनी स्कूल के पास एक दुकान वाले से दोस्ती कर ली। उसका यह फ़ायदा हुआ कि आए दिन उसकी दुकान से फ्री में सामान लेने लगी। फिर धीरे धीरे मैंने स्कूल के आसपास और मोहल्ले के लड़कों से दोस्ती करना शुरू कर दी। मैं सब लड़कों से झूठी मोहब्बत के दावे करती। स्कूल से छुट्टी करके उन लड़कों के साथ घूमने चली जाती। उन लड़कों से अपने शौक़ पूरे करवाती। लड़कों के दिए हुए उपहारों को अपने घर वालों से छुपा देती थी। मेरे घर में मेरे भाई बहन एक एक चीज़ को ललचा कर खाते थे, और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिज्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम की दावत उड़ाती थी। मतलब पूरा होने पर मैं पुराने लड़कों को छोड़ देती और नए लड़कों से दोस्ती कर लेती। लेकिन एक बार एक लड़का तो मेरे प्यार में पागल हो गया था। वह रो रो कर प्यार की भीख मांगता रहता। कहता, संजना, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मुझे इस तरह मत ठुकराओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। लेकिन मैंने उस लड़की की एक ना सुनी, और एक बार को मैं सोच भी लेती, अगर वो अमीर होता। वह अमीर तो था, लेकिन गांव का था। उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी। वह हमारे मोहल्ले में अपनी बहन के घर आया हुआ था, लेकिन मुझे तो कोई बड़ा हाथ मारना था, कोई बिजनेसमैन। कुछ ऐसा करना था कि ये 2 टके की गरीबी ख़त्म हो जाए। मैंने उस लड़के को धमकाया था और कहा था, अगर अब दोबारा मेरे पीछे आया तो मैं शोर मचा दूंगी कि यह मुझे छेड़ रहा था। उस समय मैं केवल 10th क्लास में थी, और अभी से मेरे दिमाग में ही खुराफाती आने लगी थी। उसके बाद वो लड़का कभी भी मेरे सामने नहीं आया। 10वीं के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हालांकि मेरे घर के ये हालात नहीं थे कि मैं आगे पढ़ाई जारी रखूं। कॉलेज की रंगीन दुनिया ने मेरे सपनों को और भी बढ़ा दिया। अब तो मुझे और भी बड़ा चाहिए। किसी ऐसे अमीर घर के लड़कों को पटाकर ही किया जा सकता था। मेरी सारी सहेलियां भी ऐसे ही करती थी, मैं भी ऐसे ही करती थी। यह मौका भगवान ने मुझे बहुत जल्दी ही दे दिया। एक दिन कॉलेज से आई तो मेरी छोटी बहन ने बताया कि हमारा साथ वाला घर एक लड़के ने खरीद लिया है और अब यहीं रहेगा। लड़का देखने में काफ़ी स्मार्ट है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। शाम को मैं छत पर गई तो वह लड़का मुझे छत पर खड़ा हुआ नजर आया। बहुत हैंडसम लग रहा था। मेरी तो उससे नज़र ही नहीं हट रही थी। अचानक उस लड़की की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई तो मैंने जल्दी से नज़रें चुरा ली और मैं नीचे उतर आई। मैंने अपने दिमाग में ज़बरदस्त प्लान बनाया कि सबसे पहले तो इस लड़के की पूरी जानकारी हासिल करूंगी। अगर यह पैसे वाला निकला
तो इसे मैं अपने प्यार के जाल में फंसा लूँगी और फिर इससे शादी कर लूँगी। मैंने पता किया तो मालूम पड़ा कि बहुत पैसे वाला है, किसी अच्छी कंपनी में काम करता है। मैंने पूरा प्लान बना लिया। किसी लड़की को अपने जाल में फंसा कर शादी करना पैसे कमाने के आसान तरीके थे। मैं अब रोज़ बहाने बहाने से छत पर जाने लगी थी। मैंने महसूस किया था जैसे वह भी मुझे देखता था। धीरे धीरे बात थोड़ी आगे बढ़ी। मैं उसे देखकर मुस्कुरा देती, वह भी बदले में मुस्कुरा देता, लेकिन अभी हमारे बीच कोई बात नहीं हुई थी। एक दिन मैं कॉलेज से छुट्टी कर ली तो मैं सोकर उठी तो मम्मी बोली, संजना पहले जल्दी से नाश्ता कर ले, फिर उसके बाद ये कपड़े छत पे डाल आना, मेरे कमर में दर्द हो रही है। मुझे तो एक अच्छा बहाना मिल गया था। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म किया और फिर छत पर चली गई। आसपास की छतों पर पतंगबाजी हो रही थी। मैंने इधर उधर नज़र घुमाया पर वो नज़र नहीं आया। पता नहीं आज कहाँ चला गया था। यही सोचते हुए मैं कपड़े तार पर डालने लगी। तभी मेरे पास एक पतंग आकर गिरी। मैंने उस पतंग को उठा लिया और देखा तो उस पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। इसका मतलब यह कि यह पतंग जानबूझकर यहाँ पर गिराई गई थी। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने जल्दी से वह नंबर नोट किया और पतंग फाड़कर फेंक दिया और नीचे उतर आई। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने अब तक किसी से मोबाइल पर बात नहीं की थी। बात करती भी कैसे? मेरे पास अपना पर्सनल फ़ोन नहीं था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दे दो, मुझे अपनी सहेली से बात करनी है, कुछ पढ़ाई के बारे में पूछना है। मम्मी ने अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया और मैं फ़ोन लेकर जल्दी से अंदर कमरे में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। जल्दी से पतंग वाला नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक गंभीर मर्दाना आवाज़ उभरी। इंट्रोडक्शन के बाद पता चला कि जी हाँ, ये तो वही लड़का था। मैं खुश हो गई। शिकार जाल में फंस गया। अब ऐसा रोज़ ही होने लगा। मैं रोज़ रोहित से बात करती। मैं मम्मी से कभी पढ़ाई के बहाने फ़ोन लेती तो कभी मम्मी के पास से चुपके से फ़ोन उठा लेती और कमरे में बंद हो जाती। पहले मैं हर वक्त दुखी रहती थी, अब मैं खुश रहने लगी थी। पढ़ाई पर से मेरा ध्यान अब हटने लगा था। एक बार रोहित ने मुझसे मिलने की इच्छा जताई तो मैं फ़ौरन मान गई। तय हुआ कि कॉलेज की छुट्टी होने पर सारे समय हम दोनों साथ ही रहेंगे। सुबह मैं जल्दी उठ गई, मन लगाकर तैयार हुई। मुझे इतनी अच्छे से तैयार होते देखकर मेरी बहन और मेरी माँ ने मुझसे पूछा, इतना तैयार होकर कॉलेज क्यों जा रही हो? मैंने उनसे कह दिया कि कॉलेज में फंक्शन है, इसलिए तैयार हो रही हूँ। और फिर जैसे कि तय हुआ था, कॉलेज के गेट पर पहुँचते ही रोहित मुझे मिल गया और मैं उसके साथ चली गई। रोहित ने मुझे खूब सारी शॉपिंग कराई थी। रोहित मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करता जा रहा था। कहने लगा, संजना तुम्हारी खूबसूरती ने तो मुझे घायल कर दिया है। उसने मुझे एक मोबाइल फ़ोन भी लेकर दिया। छुट्टी का टाइम हो रहा था, इसलिए मैं घर जाने के लिए उठी तो रोहित ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, अभी तो मेरा मन भी नहीं भरा और तुम जा रही हो? मैंने रोहित को कुछ और अदाएँ दिखाते हुए कहा, रोहित मैं भी तुम्हारे बिना कहाँ चैन से रह पाती हूँ, लेकिन यह तो हमारी मजबूरी है, जाना पड़ेगा। रोहित कहा, जल्दी से मुझसे शादी कर लो, फिर हम दोनों साथ साथ रहेंगे। मैंने कहा, हाँ जान, बहुत ही जल्द वह दिन आएगा जब मन के साथ साथ हमारा तन भी एक होगा। फिर मैं घर आ गई। मैंने रोहित के द्वारा दी गई सारी शॉपिंग को अलमारी में छुपा दिया। अब मेरे पास मोबाइल फ़ोन था तो रोहित से ज़्यादा बातें होने लगी। मेरी बहन की शादी मम्मी के दोस्त के बेटे से हो गई, जिसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। दीदी के शादी के हंगामे ठंडे पड़े तो घर में मेरी शादी की चर्चाएं होने लगी। लेकिन जब भी मेरी शादी की चर्चा होती मैं साफ मना कर देती कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं रोहित को पूरी तरह से शीशे में उतार कर उसे शादी के लिए राजी कर रही थी। एक दिन दीदी से मिलने उसके घर गई तो वहाँ एक लड़के को देखते ही मेरा बेईमान दिल फिर से बेईमानी कर बैठा। बहुत ही हैंडसम लड़का था, देखने में भी बहुत अमीर दिख रहा था। मैंने दीदी से पूछा तो बताया, यह तुम्हारे जीजू का दोस्त है, बहुत ही पैसे वाला है। इसके बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है और उनके बिजनेस में यह हाथ बटाता है। दीदी के मुंह से ये सुना ही था कि मैंने अपने मन में इरादा बना लिया कि शादी करनी है तो इसी लड़के से करनी है। अब मैं रोहित से कतराने लगी थी। रोहित मुझे फ़ोन करता तो बस हाँ हूँ में जवाब देकर फ़ोन बंद कर देती। मिलने के लिए बुलाता तो मैं बहाने कर देती। रोहित से मैंने उसके साथ झूठी मोहब्बत का ड्रामा किया था, लेकिन फिर भी रोहित मुझे छोड़ने पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने अब अपना मन बदल लिया था।
मैं बहाने बहाने से दीदी के घर जाती और 2-3 दिन तक वहीं रुकी रहती। जीजू की और उस लड़के नीलेश की बहुत गहरी दोस्ती थी। दीदी के घर नीलेश का आना जाना लगा रहता था। तब मैं हर वक्त नीलेश के आसपास मंडराती रहती, अपनी अदाओं से अपने हुस्न का जादू नीलेश पर चलाती रहती। धीरे धीरे वो मेरा दीवाना हो गया। हम दोनों एक दूसरे से आपस में बातचीत करने लगे। नीलेश पर मेरे हुस्न का जादू ऐसा चला कि कुछ ही दिनों में उसने अपने माता पिता को मेरे घर अपना रिश्ता लेकर भेज दिया। मम्मी पापा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े बिजनेसमैन का रिश्ता मेरे लिए आया है। सभी ने इस रिश्ते को ओके कर दिया। में शादी की तैयारियां चलने लगी, लेकिन मुझे रोहित का डर था। अगर रोहित को पता चल जाता तो वो बखेड़ा खराब कर देता। लेकिन मैं किसी भी तरह शादी में विघ्न डालना नहीं चाहती थी। लेकिन यह तो होना ही था। रोहित को सब कुछ पता चल गया, क्योंकि वह मेरे घर के बराबर में ही रहता था। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि रोहित को ये बात पता ना चले, लेकिन एक दिन उसे पता चल ही गया। एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया और गुस्से में कहने लगा कि मना है तुम्हारा किसी अमीर घर में रिश्ता हो गया है और शादी भी होने वाली है। मैंने रोहित को झूठ बोल दिया। मेरा रिश्ता? नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी छोटी बहन का रिश्ता हुआ है। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा ठंडा पड़ गया। कहने लगा, संजना, मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ सच सच बता दूंगा। धीरे धीरे मेरी शादी का दिन भी करीब आ गया। मेरे दिल में खौफ बनने लगा था कि अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा। उसकी दी हुई धमकी से मुझे बहुत डर महसूस होने लगा था। मैंने घर से भी निकलना बंद कर दिया। एक दिन नीलेश अपनी बहन के साथ हमारे घर आया। नीलेश मुझे शादी की शॉपिंग पर ले जाना चाहता था। नीलेश के साथ जाने के लिए मैं खुशी खुशी तैयार हो गई। एक दुकान पर हम कपड़े खरीद रहे थे कि तभी रोहित ने मुझे नीलेश के साथ देख लिया था। इससे पहले रोहित मेरे पास आता, मैं जल्दी से नीलेश को लेकर दूसरी दुकान में घुस गई। शॉपिंग के दौरान ही रोहित मुझे बार बार फ़ोन किए जा रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। अगर रोहित नीलेश के सामने आ जाता तो मेरा सब बना बनाया खेल बिगड़ जाता। घर आकर मैंने रोहित को फ़ोन किया। मैंने सोच लिया था कि मुझे रोहित को क्या बोलना है। मैंने उसे फ़ोन किया। मेरी हेलो सुनते ही रोहित ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, रोहित शांत हो जाओ। दरअसल नीलेश को शादी की शॉपिंग करनी थी और हमारे घराने में शादी से पहले लड़का लड़की खुलेआम नहीं घूमते, इसीलिए मैं नीलेश के साथ चली गई थी। रोहित ने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। मैंने रोहित को विश्वास में तो ले लिया था, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डर गई थी। अगर रोहित ने मेरे घर वालों को सब कुछ बता दिया तो मेरी तो सामत ही आ जाती। मेरे मम्मी पापा गरीब ज़रूर थे, लेकिन वह तो मुझे जान से ही मार देते। जैसे जैसे मेरी शादी का दिन पास आ रहा था, वैसे वैसे मेरी परेशानी भी बढ़ रही थी। कहीं सच में रोहित मेरी शादी में बखेड़ा खड़ा ना कर दे। अगर ऐसा हो गया तो मेरी शादी टूट जाती और मेरा अमीर बनने का सपना भी टूट जाता। रोहित से बचने का और नीलेश से शादी करने का मैंने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया। मैंने रोहित को फ़ोन किया और कहा कि मेरे घर वाले मेरी छोटी बहन के साथ साथ मेरी भी शादी कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर रोहित परेशान हो गया। कहने लगा, अब क्या करें? तुम ऐसा करो, अभी मना कर दो। मैं अपना रिश्ता 2-3 दिन में तुम्हारे घर भेजता हूँ। मैंने कहा है रोहित, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। हम ऐसा करते हैं कि भाग चलते हैं। रोहित मेरी बात मान गया। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे घर के पीछे से आकर मुझे ले जाओ। रोहित ने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। रोहित के फ़ोन काटने के तुरंत बाद मैं अपनी छोटी बहन के पास गई और कहने लगी, सीमा, प्लीज़ तुम घर के पिछवाड़े मेरे कपड़े पहनकर और ये चादर ओढ़कर चली जाओ। उसने कहा, मैं क्यों जाऊँ? उसने मना कर दिया। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, सीमा, तुम ही मुझे अब बचा सकती हो, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैंने सीमा को अपने और रोहित के बारे में सब कुछ बता दिया। सीमा बहुत देर तक मुझे हैरान होकर देखती रही। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी। अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो क्या होगा? मैंने उसे जैसे तैसे समझाया। सीमा को मुझ पर तरस आ गया। सीमा कहने लगी, दीदी, फिर मैं वहाँ जाकर उसे आधे घंटे तक रोकती हूँ। पहले आप रोहित को बुला लो, मैं रोहित को बातों में लगा कर रखूँगी, तब तक आप दोनों की शादी हो जाएगी। और फिर बाद में मुझे सीमा की बात पसंद आई। उसने मेरे कपड़े पहनकर वहाँ से चली गई। उधर मेरे ससुराल वाले मेरी विदाई के लिए जोर डाल रहे थे। थोड़ी देर में पंडित जी मंडप पे बैठ चुके थे और नीलेश भी सिर पर सेहरा बांधकर बैठा हुआ था। उसका चेहरा ढका हुआ था। ये सब बातें मुझे बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि नीलेश तो मॉडर्न ख्याल का लड़का था। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया और नीलेश के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत के सपने देखने लगी। शादी संपन्न हुए काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन सीमा अभी तक नहीं आई थी।
मुझे अपने घर वालों का रवैया भी बहुत अजीब लग रहा था। मेरी माँ मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। मेरे पापा की आंखों में भी गुस्सा था, लेकिन मैंने सबको नज़रअंदाज कर दिया और मैं अमीर बनने के बारे में सोचने लगी। विदा होकर मैं अपने ससुराल आ गई। सुहाग की सेज पर बैठकर मैं नीलेश का इंतजार करने लगी। मैंने घूंघट उठाकर देखा तो कमरा बहुत ही सुंदर था। कमरे को महंगे और सुंदर सामान से डेकोरेट किया गया था। कमरे के साज सज्जा को देखकर ही लग रहा था कि नीलेश कितना पैसे वाला है। मुझे अपनी किस्मत पर गर्व होने लगा। तभी मुझे किसी के आने की आहट हुई तो मैंने जल्दी से घूंघट में चेहरा कर लिया। नीलेश दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया, मेरे पास आकर बैठ गया और उसने मेरा घूंघट हटा दिया। आने वाले इंसान ने मेरा घूंघट हटाया और उस पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वह नीलेश तो बिल्कुल भी नहीं था और ना ही रोहित। मैं बेड से नीचे उतर गई और उससे पूछा, कौन हो तुम? मेरी चीख से वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने कहा, मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ और तुम मेरी दुल्हन हो। तुम संजना हो ना? मेरी संजना। उस लड़की के बोलने के अंदाज से मैं फ़ौरन समझ गई कि यह लड़का नॉर्मल नहीं है। मेरे सिर पर तो आसमान ही गिर पड़ा था। यह कैसा मजाक किया था मेरे घर वालों ने। साथ नीलेश के बजाय पागल लड़की के साथ मेरी शादी क्यों कर दी थी? मैंने कहा, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं हूँ और ना ही तुम मेरे दूल्हे हो। बताओ मेरा दूल्हा कहाँ है? नीलेश कहाँ है? मेरी बात सुनकर लड़का ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगा। कहने लगा, तुम गंदी दुल्हन हो ना, इसलिए दूल्हा तुम्हें छोड़कर भाग गया। मैं उस लड़की को धक्का देकर बाहर निकल आए और अंदर कमरे में ही बंद कर दिया। चिकुआ मेरे पीछे पीछे मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। मैंने सारे कमरे देख लिए, लेकिन घर में कोई नहीं था। जोर से चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी, कोई है यहाँ? तभी सामने के कमरे से निकलकर एक औरत आई और बोली, मालकिन, आपको कुछ चाहिए? शायद वो उस घर की नौकरानी थी। उसने कहा, आपकी शादी मेरे छोटे साहब से हुई है। आप हमारी छोटी मालकिन हैं। मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट गया। मैं वहाँ से भागना चाहिए, पर मेन गेट पर बड़ा सा ताला लगा था। ताला की चाबी मांगने पर कहा, ये आपकी बड़ी ननद ने यहाँ ताला लगवाया है। उन्होंने कहा था कि आप यहाँ से कहीं जा ना पाए। मैंने जल्दी से उसका फ़ोन मांगा और अपने घर फ़ोन किया तो फ़ोन उठाते ही मेरी माँ मुझे कोसने लगी, तू जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे। तूने इस समाज में हमारा बहुत अपमान कराया है। तू दोबारा फ़ोन मत करना। तू मेरे लिए मर गई है और हम तेरे लिए मर गए हैं। अरे तूने तो अपने बाप को समाज में सर उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने अपनी दीदी को फ़ोन लगाया। दीदी भी उधर गुस्से में बैठी थी। उसने कहा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। पर दीदी मुझे बताओ तो, सीमा ठीक तो है? हाँ, सीमा बिल्कुल ठीक है। इसलिए भगवान को उस पर दया आ गई और वह बच गई। तुम अपने हिस्से की बदनामी सीमा के हिस्से में डालना चाह रही थी, लेकिन भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। उसने तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ सीमा को दे दी। अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। मुझे और मत तड़पाओ। बताओ मेरे साथ क्या हुआ है? मेरी शादी तो नीलेश से होने वाली थी। दीदी बोली, अपने कारनामे सुनना ही चाहती हो तो सुनो। जब तुमने रोहित के पास सीमा को खुद के कपड़ों में भेजा था तो सीमा वहाँ खड़े रोहित का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर में रोहित वहाँ पर आ गया था। सीमा ने अपना चेहरा छुपा रखा था। शुरू में तो उसने सीमा को पहचाना नहीं, लेकिन बाद में उसके हाव भाव से उसे पता चल गया कि यह संजना नहीं सीमा है। और फिर रोहित सीमा से बदतमीजी करने लगा। कहने लगा, तुम्हारी बहन ने मुझे धोखा दिया है, अब उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। रोहित ने सीमा को ज़बरदस्ती बाहों में भर लिया। सीमा अपने बचाव के लिए ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर नीलेश वहाँ पहुँच गया। नीलेश ने सीमा को रोहित से बचा लिया और रोहित को बहुत मारा। पीटने के बाद रोहित ने तुम्हारी सारी सच्चाई नीलेश को बता दी। तुम्हारी कुछ फ़ोटोज रोहित के पास थी और कॉल रिकॉर्डिंग थी। रोहित ने नीलेश को दिखा दी। सीमा से पूछने पर भी सीमा ने कुछ नहीं बताया कि हाँ, संजना दीदी के कहने पर ही मैं यहाँ आई थी। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। नीलेश ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैं अब तुमसे शादी नहीं करूँगा। पापा को इतना गहरा सदमा लगा कि वो सीने पर हाथ रखकर वहीं बैठते चले गए। नीलेश बहुत ही अच्छा लड़का है। उसे पापा की हालत देखी नहीं गई। उसने पापा को संभाला और कहा, अंकल आप टेंशन ना लो, मैं आपके बेटे से शादी ज़रूर करूँगा, लेकिन संजना से नहीं, सीमा से। मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। उसकी शादी हो गई है और तुम्हारी शादी अभिषेक से कर दी गई। अब उसकी बहन खुद आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ अभिषेक के लिए मांग रही थी। हालांकि सबको पता था कि अभिषेक नॉर्मल नहीं है, फिर भी अभिषेक के साथ तुम्हारी शादी कर दी गई, क्योंकि तुमने जो किया था उसके लिए तुम्हें सज़ा मिलना ज़रूरी था। संजना, मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है। अब आगे से मुझे फ़ोन मत करना। तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है।
अगर ये बात तुम्हारे जीजू को पता चला कि मैं तुमसे बात करती हूँ तो वह मुझे घर से निकाल देंगे, इसीलिए प्लीज़ मुझे दोबारा कॉल मत करना। यह कहकर दीदी ने फ़ोन काट दिया और मैं वहीं पर सिर पकड़कर बैठ गई। मैं रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं वहीं सोफे पर पड़े पड़े सो गई। सुबह कंधे से पकड़कर किसी ने उठाया तो मैं हड़बड़ा कर उठ गई तो देखा सामने एक औरत खड़ी थी। कहने लगी, मैं तुम्हारी बड़ी ननद हूँ, मैंने ही अपने छोटे भाई की शादी तुमसे करवाई है। मैं उस पर चीख पड़ी, आपको शर्म नहीं आती है? अपने पागल भाई से मेरी शादी करा दी। उसने कहा, मैंने अपने भाई से तुम्हारी शादी करवा दी, नहीं तो कोई तुम्हारे ऊपर थूकता भी नहीं। और जिसे तुम एबनॉर्मल कह रही हो ना, उसे पागल बनाने वाली भी तुम ही हो। याद करो उस समय जब अभिषेक तुम्हारे प्यार में पागल था। अब तक तुमने ना जाने कितने लड़कों से दोस्ती की है, इसलिए तुम शायद अभिषेक को भूल गई, लेकिन अभिषेक तुम्हें आज तक नहीं भुला पाया। वो तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया। उस समय तुम सिर्फ 10वीं क्लास में थी और तभी से तुमने उस पर अपने प्यार का जादू चला दिया था। तुम्हारे लिए शायद यह एक खेल था या फिर पैसे कमाने के जरिया, लेकिन अभिषेक तुमसे सच्ची मोहब्बत कर बैठा था। जब तुमने उसे ठुकरा दिया तो वह पागल हो गया। वह सब कुछ भूल गया, लेकिन तुम्हारा नाम अभी तक नहीं भूला। भले ही हम गांव से बिलोंग करते थे, लेकिन गांव के लोगों के पास दिल नहीं होता क्या? अपने भाई का इलाज करवाने के लिए मैंने गांव की अपनी सारी ज़मीनें बेच दी और यहाँ शहर में आकर शिफ्ट हो गई, लेकिन कोई भी डॉक्टर मेरे भाई को ठीक नहीं कर सका। मैं नीलेश की तरफ से नीलेश की शादी में आई थी। जब नीलेश ने तुम्हें ठुकरा दिया तो मुझे एक होप मिली कि शायद अगर मैं तुम्हारी शादी अपने भाई से करवा दूं तो हो सकता है मेरा भाई ठीक हो जाए, और अगर ठीक ना भी हुआ तो ज़िंदगी भर तुम मेरे पागल भाई को झेलती रहोगी, और यही तुम्हारे कर्मों की सज़ा है। और यही सोचकर मैंने अपने भाई की शादी तुम्हारे साथ करवा दी। मेरे सिर पर धमाके हो रहे थे। गुस्से की वजह से उस रात मैं अभिषेक को पहचान नहीं पाई थी। मैं अभिषेक के कमरे में गई। अभिषेक मासूम बच्चों की तरह सो रहा था। मुझे याद आ गया, हाँ, यह वही अभिषेक था जो मेरे सामने गिड़गिड़ा कर अपने प्यार की भीख मांग रहा था, लेकिन उस समय उस पर जरा भी दया नहीं आई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने मेरे किए की सज़ा मुझे दे दी थी। शायद अभिषेक ही मेरा नसीब है। हमारी शादी को अब 6 महीने हो चुके। मेरे घर पर कोई भी आता जाता नहीं है, ना मेरे माँ बाप, ना मेरे भाई बहन, और ना ही मेरी ननद। कभी कभी जब उसे अपने भाई से मिलना होता है तो वह अभिषेक को अपने घर पर बुला लेती है। मैं अकेले सुबह से शाम तक घर में इधर से उधर घूमती रहती हूँ। भगवान मुझे पैसा तो दे दिया, लेकिन मेरी किस्मत में प्यार नहीं दिया, ना अपनों का ना ही पति का प्यार। भगवान से रोज़ रो रो कर दुआ मांगती हूँ कि मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। मैंने आज तक ना जाने कितने मासूमों का दिल तोड़ा है। हर आने वाला दिन एक नई आशा जागती कि शायद भगवान को मुझ पर दया आ जाए, वह मेरे अपराधों को क्षमा कर दे और अभिषेक को ठीक कर दे। मैं दिल से दुआ करती कि मेरा अभिषेक बस अब ठीक हो जाए। भले ही अभिषेक अब नॉर्मल है, वह बच्चों जैसा, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं अभिषेक अपनी जगह बना चुका है। मैं उससे मोहब्बत करने लगी। मैं अभिषेक का बहुत ध्यान रखती हूँ, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उसकी केयर करती हूँ। जिस दिन अभिषेक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उस दिन मैं समझ जाऊँगी कि भगवान ने मुझे माफ़ कर दिया है। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में।